Hello everyone, welcome to my channel. I am doing a video lecture series on Indian Evidence Act. In the previous video, we finished section 9 and test identification parade, which is also a part of section 9. Now let's start with section 10, Open or Bare Act. So, क्या बोलता है section 10? Section 10 is about things said or done by conspirator in reference to common design. सेक्शन 10 को मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन लाइंस को आपको ध्यान से पढ़ना है. नाउ लेट्स रीड. वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट. तो पहला, एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए टू बिलीव दैट two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. कि दो या उससे ज़्यादा लोग, दो या उससे ज़्यादा पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी की है टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग. Then anything said, done or written by any one of such person in reference to the common intention. तो अगर इनमें से किसी एक ने भी कुछ कहा है, कुछ किया है, कुछ लिखा है in reference to the common intention after the time when such intention was first entertained by any of them is a relevant fact. As against each of the person believed to be so conspiring. तो अगर इनमें से किसी एक ने भी कुछ कहा है, किया है या लिखा है, said, done और written, वो रेलेवेंट होगा उन सभी पर्सन के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया है, जो कॉन्स्पिरेसी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो उन सभी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा. एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. और रेलिवेंट कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए भी होगा कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है या नहीं. एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट. और ये प्रूव करने के लिए भी कि क्या कोई पर्सन इस कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेंट है, क्या किसी पर्सन का हाथ है इस कॉन्स्पिरेसी में, क्या कोई पर्सन एंगेज्ड है, ये प्रूव करने के लिए भी. इन सब हम आगे डिटेल में सबको पढ़ेंगे. तो बेसिकली सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, ये इन तीनों पे ही एक प्राइमा फेसाई केस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या सिविल कॉन्स्पिरेसी का. ओके, क्रिमिनल और सिविल कॉन्स्पिरेसी. प्राइमा फेसाई क्या होता है? प्राइमा फेसाई एक लैटिन टर्म से डराइव हुआ है विच मीन्स एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट व्यू. प्राइमा फेसाई मीन्स कि देख के ही लग रहा है कि ये ऑफेंस बनता है. काफ़ी एविडेंस हैं, उनसे काफ़ी एविडेंस से पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस कोई पर्टिकुलर ऑफेंस या पर्टिकुलर रॉन्ग का केस बनता है. तो ए, बी एंड सी में प्राइमा फेसाई केस चल रहा है क्रिमिनल या सिविल कॉन्स्पिरेसी का. अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है इन तीनों के बीच, या ये तीनों कोई कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं? व्हाट इज़ कॉन्स्पिरेसी, इन्हें हम आगे हम इसे देखेंगे. या हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ए, बी या सी या कोई पर्टिकुलर पर्सन इस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर है? तो सेक्शन 10 में यही बात की गई है कि क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जिससे हम कॉन्स्पिरेसी या किसी पर्सन की इंडल्जेंस इन दैट कॉन्स्पिरेसी प्रूव कर सकते हैं. अब सेक्शन 10 की खास बात ये है कि अगर किसी कॉन्स्पिरेसी का कोई भी मेंबर अगर कुछ करता है या कुछ कहता है या कुछ लिखता है, वो कॉन्स्पिरेसी के सभी मेंबर्स के अगेंस्ट एविडेंस होगा. भले किसी एक मेंबर ने कुछ किया है, कुछ कहा है, बट दैट विल बी एन एविडेंस अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. भले वो मेंबर्स प्रेजेंट भी ना हो उस वक्त, या उन्हें पता भी ना हो कि ऐसा कुछ दूसरे मेंबर ने कुछ किया है या कहा है. बस यहाँ पे एक कंडीशन है, दैट द एक्ट मस्ट हैव रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन. यानी जो भी कॉन्स्पिरेसी का कॉमन इंटेंशन है, जो सभी लोगों का कॉमन इंटेंशन है कि हमें ये कॉन्स्पिरेसी करनी है, हमें ये ऑफेंस करना है, या जो भी उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो उसी के रेफरेंस में होना चाहिए. सो यहाँ पे यही बात बोल रहा है. द स्पेशल फीचर ऑफ दिस रूल इज दैट एनीथिंग सेड, रिटन or done by any member of the conspiracy is an evidence against the other members, even if they are done in their absence and without their knowledge, and the only condition being that the act must have reference to their common intention. अब सेक्शन 10 में रेलेवेंसी के क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट, there must be a reasonable ground to believe that two or more persons have entered into a conspiracy. तो एक reasonable ground होना चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि दो या दो से ज़्यादा लोग ने कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं. सो देयर शुड बी अ प्राइमा फेसाई केस
अगेंस्ट सम पर्सन्स की दे आर प्लानिंग अ कॉन्स्पिरेसी. प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड इज द एक्ट इन क्वेश्चन मस्ट हैव been done after the time when the intention to conspire was first entertained by any of them. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने माइंड में एक इंटेंशन फ्रेम किया कि ये ऑफेंस करते हैं. ए के दिमाग में आया, एक उसका इंटेंशन है कि मुझे ये ऑफेंस करना है, कोई रॉन्गफुल एक्ट, कोई अनलॉफुल एक्ट, कुछ लीगल एक्ट करना है. नाउ ए फर्दर ही गोज़ टू बी. ए बी के पास जाता है, उसको अपनी इंटेंशन बताता है, कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है कि भाई देखो हमें ऐसा ऐसा काम करना है, हमें ये ऑफेंस करना है. तो यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ए अपनी इंटेंशन शेयर करता है किसी दूसरे पर्सन से. यहाँ पे बी बोलता है कि बहुत बहुत खूब सोचा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, हम ये ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छा है. नाउ हियर बी अग्रीज विथ ए. ठीक है, बी मान गया. तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो गई इन दोनों के बीच में कि हाँ ये दोनों मिलके, इनका कॉमन इंटेंशन है कि हम ये करेंगे. सो हियर दिस वॉज द फर्स्ट टाइम the intention to conspire was first entertained. So B was the first person जिसने A के इंटेंशन को एंटरटेन किया. ठीक है, तो ये अब यहीं पे इसी पॉइंट से सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी. अब इसके बाद से जब B ने A का इंटेंशन एंटरटेन किया और वो मान गया, अब इस पॉइंट के बाद से A या B कुछ भी करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो एविडेंस होगा दोनों के अगेंस्ट. तो ये यही बात बोल रहा है कि जो एक्ट है दैट शुड बी डन आफ्टर द टाइम व्हेन द इंटेंशन टू कॉन्स्पायर वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी ऑफ देम. यानी जब ए ने अपना इंटेंशन बी को शेयर किया, अब और बी अग्री किया, अब इस पॉइंट से हम सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा. थर्ड इज द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन हम आईपीसी में पढ़ेंगे सेक्शन 34 में डिटेल में. अभी के लिए जो भी कॉन्स्पिरेसी, यानी जो कॉन्स्पिरेसी के सारे मेंबर्स ने जिस इंटेंशन के साथ कॉन्स्पिरेसी की है वो उसी के रेफरेंस में होना चाहिए. सेक्शन 10 में जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो किन दो चीज़ों के लिए दिया जाएगा? इट विल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग टू पर्पसेस. फर्स्ट इज ये प्रूव करने के लिए कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, या ये शो करने के लिए कि क्या किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है इस कॉन्स्पिरेसी में, क्या किसी पर्सन इज अ पार्टिसिपेंट इन दिस कॉन्स्पिरेसी, सो टू शो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन वॉज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी. तो सेक्शन 10 में जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो सिर्फ इन दो पर्पस के लिए ही दिया जाएगा, दैट इज कॉन्स्पिरेसी प्रूफ करने के लिए या किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट प्रूफ करने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी में. सेक्शन 10 जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और principle of agency. You can also call it the theory of agency. So the basic principle which is underlined under section 10 is the theory of agency. तो कॉन्स्पिरेसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कॉन्स्पिरेसी के एजेंट्स होंगे. Hence every conspirator is an agent of this association in carrying out the object of conspiracy. अब जनरली अगर कोई भी पर्सन कुछ एक्ट करता है या कोई स्टेटमेंट बोलता है तो वो एक्ट या स्टेटमेंट उसी पर्सन के अगेंस्ट एडमिसिबल होता है. जो ये एक्ट करता है या जो भी स्टेटमेंट बोलता है उसी पर्सन के अगेंस्ट एडमिसिबल होगा. लेकिन सेक्शन 10 में किसी एक पर्सन का एक्ट या स्टेटमेंट किसी और पर्सन के अगेंस्ट एज अ एविडेंस एडमिसिबल होता है. सेक्शन 10 में भी कुछ लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. तो हमें अपने माइंड में ये बात ध्यान में रखना है दैट एवरीथिंग said, done or written by any one of the conspirators
at any time will not be relevant अंडर सेक्शन 10। तो अगर ए बी एंड सी कोई ऑफेंस करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो तीनों में से किसी ने भी कुछ कहा हो, कुछ किया हो या कुछ लिखा हो, सेड, डन और रिटन, किसी भी टाइम पे वो रेलेवेंट नहीं होगा। ए बी सी तीनों कॉन्स्पिरेटर्स हैं, कभी भी तीनों में से किसी ने कुछ कहा हो या कुछ किया हो वो रेलेवेंट नहीं होगा। इट विल बी रेलेवेंट ओनली आफ्टर the time when such intention was first entertained by any one of them is relevant। तो हमने जैसे कि ये देखा था कि जब A ने B को फर्स्ट टाइम अपना इंटेंशन बताया था और B ने फर्स्ट टाइम उस इंटेंशन को एंटरटेन किया था, यानी B जब अग्री कर गया था, उसके बाद से सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी शुरू हुई थी। सो ये यही बात बोल रहा है कि इट शुड बी डन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन्ड, यानी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होने के बाद होनी चाहिए। तो जब भी कोई स्टेटमेंट या कंडक्ट का एविडेंस देंगे वो स्टेटमेंट या कंडक्ट कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने के बाद का होना चाहिए और कॉन्स्पिरेसी एंड होने से पहले तक का होना चाहिए। और जिस पर्सन का स्टेटमेंट या कंडक्ट है वो पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट या कंडक्ट कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने से पहले देता है वो रेलेवेंट नहीं होगा, या कॉन्स्पिरेसी छोड़ने के बाद देता है वो भी रेलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 10 में। सो एनीथिंग सेड, डन और रिटन बिफोर सच इंटेंशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी वॉज एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम विल नॉट बी रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन। सो एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट and conduct will be relevant कब होंगे? पहला तो after joining the conspiracy और subsequent to joining the conspiracy। Second, टिल द कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यूज, जब तक कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू है उसके बीच जो भी स्टेटमेंट या कंडक्ट है उनका एविडेंस रेलेवेंट होगा। सो टिल द कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यूज एंड बिफोर द कॉन्स्पिरेसी एंड। कॉन्स्पिरेसी एंड्स तो कॉन्स्पिरेसी के ज्वाइन करने के बाद, ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी ख़त्म होने से पहले। अब अगर सपोज कोई मेंबर कोई स्टेटमेंट या कंडक्ट करता है किसी ऐसे पर्सन को जो कॉन्स्पिरेसी का मेंबर नहीं है। सपोज ए इज़ अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड बी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ए बी से कुछ भी जो भी स्टेटमेंट बोलेगा या कंडक्ट करेगा दैट विल बी एडमिसिबल अगेंस्ट बी ऑल्सो, अगर इट इज़ इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन, उसके रिगार्डिंग है, कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग कुछ भी है और ए मेंबर है बट बी नहीं है, लेकिन अगर एक मेंबर नॉन मेंबर से कुछ भी अगर बोलता है सो दैट एविडेंस विल ऑल्सो बी एडमिसिबल अगेंस्ट अदर पर्सन, तो वो बी के अगेंस्ट भी एडमिसिबल होगा। ये बात हेल्ड हुई थी एक केस में, स्टेट थ्रू CBI वर्सेस नलिनी, राजीव गांधी असैसिनेशन केस है जो 1999 का है, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई मेंबर है, कॉन्स्पिरेसी का मेंबर है, वो कोई स्टेटमेंट या कंडक्ट करता है ऐसे पर्सन किसी ऐसे पर्सन से जो भले ही मेंबर ना हो बट दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट दैट अदर पर्सन ऑल्सो, भले वो दूसरा पर्सन पहले मेंबर था या छोड़ दिया था या बाद में मेंबर हो जाता है,
तो उसके अगेंस्ट भी वो रेलेवेंट होगा। अब कॉन्स्पिरेटर्स अगर कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी कंडक्ट करते हैं तो वो रेलेवेंट नहीं होंगे, सिर्फ वो स्टेटमेंट या कंडक्ट रेलेवेंट होंगे जो कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में हो। अगेन, ईच एंड एवरीथिंग सेड, डन और रिटन बाय अ कॉन्स्पिरेटर even after such intention was entertained by a member of the conspiracy will not be relevant under this section. The only thing said, done or written in reference to the common intention of the conspirator will be admissible. तो जो भी चीज़ें सिर्फ कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में है सिर्फ वही रेलेवेंट होंगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, दे आर मेंबर ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। ए एक डायरी मेंटेन करता है for his personal use। उसमें वो अपनी प्राइवेट चीज़ें लिखता है, अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करता है, बट वो एक और डायरी मेंटेन करता है साथ में ही जिसमें वो कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें लिखता है। जो भी ए बी सी के बीच में बातें हुई कॉन्स्पिरेसी हैच करने के लिए, क्या एक्ट करने हैं, क्या जो भी बातें हैं वो इस डायरी में लिखता है। तो नाउ दिस डायरी विल नॉट बी यूज अगेंस्ट बी एंड सी। ये क्योंकि ए के पर्सनल यूज़ के लिए है तो ये बी एंड सी के अगेंस्ट एज अ एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट दिस डायरी, बिकॉज दिस वॉज इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, तो ये दिस डायरी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बी एंड सी। दिस डायरी कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट बी एंड सी। Now, there is more limitation to the relevancy of evidence under section 10. Now, before evidence is entertained under this section, there should be a reasonable ground for court to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or actionable wrong. एक और limitation क्या है कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, कोर्ट को ये बिलीव हो जाए कि दो से ज़्यादा लोग कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट कंडीशन दैट प्राइमा फेसाई, एक प्राइमा फेसाई प्रूफ होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। नाउ व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? द टर्म कॉन्स्पिरेसी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स फॉर अनलॉफुल पर्पस। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, दैट इज़ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी वैसे सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। आप इसे रीड कर लीजिएगा, जब हम IPC पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको इस डेफिनेशन का जस्ट बता देती हूँ। तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी इज़ एन अग्रीमेंट। कॉन्स्पिरेसी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसमें वो अग्री करते हैं कोई इल्लीगल एक्ट करने के लिए, या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो भले इल्लीगल ना हो बट उसको इल्लीगल तरीके से करने के लिए। एन एक्ट विच इज़ नॉट इल्लीगल बट बाय इल्लीगल मीन्स। सो कॉन्स्पिरेसी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल to do an illegal act or any other act by illegal means. अब कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एक्ट को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई है वो कोई क्रिमिनल एक्ट हो। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल एक्ट हो, बस इतना काफ़ी है कि वो कोई रॉन्गफुल एक्ट हो या कोई सिविल रॉन्ग हो। अब अगर किसी पर्सन को किसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता है, उसे किसी कॉन्स्पिरेसी की नॉलेज है, तो सिर्फ पता होने से या नॉलेज से आप कॉन्स्पिरेटर नहीं बन जाओगे। उस पर्सन की कंसेंट होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी में कि वो पार्टी होना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ पार्टी इन दैट कॉन्स्पिरेसी, उसकी विल होनी चाहिए। सो mere knowledge on part of a man about a conspiracy will not make him a conspirator. The man may be in knowing of an existence of a conspiracy between others, yet he may not have to do with the conspiracy. There must be a consent of will and endeavor between the conspirator. चलिए कुछ केसेस देखते हैं अंडर सेक्शन 10. सो फर्स्ट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहम्मद अतीक एंड अदर्स. 1998 का केस है, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. इस केस में ये बोला गया है कि अगर अक्यूज्ड कोई स्टेटमेंट देता है अरेस्ट के बाद, देन दैट कैन नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 10. यानी यहाँ पे पोस्ट अरेस्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है. तो अगर कोई अक्यूज अरेस्ट के बाद कोई स्टेटमेंट देता है, जो कन्फेशन भी हो सकता है, अरेस्ट के बाद अगर कोई कन्फेशन देता है
या कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे शो होता है कि वो कोई किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व्ड है, दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज, वो सेक्शन 10 में फॉल नहीं करेगा. तो सो पोस्ट अरेस्ट स्टेटमेंट cannot fall within the ambit of section 10. Confessional statement of accused who is alive would not be of any evidentiary use. Next is शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 का केस है, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. इस केस में बस ये हेल्ड हुआ था कि दैट प्रिंसिपल अंडरलाइंग सेक्शन 10 इज द थ्योरी ऑफ एजेंसी. सेक्शन 10 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी और थ्योरी ऑफ एजेंसी. नेक्स्ट इज भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1965 का केस है, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. इस केस में बोला गया है कि जो भी एक्ट स्टेटमेंट है, जो भी अक्यूज का कंडक्ट या स्टेटमेंट है, कॉन्स्पिरेटर का कंडक्ट या स्टेटमेंट है, वो सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है जो हमने पढ़ा, दैट इज़ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी. ये प्रूव करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की पार्टिसिपेशन प्रूव करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्टी है. सो सिर्फ यही दो पर्पस के लिए कॉन्स्पिरेटर्स के एक्ट या स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं. हम उसके फेवर में नहीं यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हम जो एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय अ कॉन्स्पिरेटर कैन नॉट बी यूज्ड इन हिज फेवर ऑफ द पार्टी. वो पार्टी के फेवर में यूज़ नहीं हो सकती है, या ये शो करने के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते कि कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कॉन्स्पिरेसी में. हम सिर्फ अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं वो स्टेटमेंट या कंडक्ट, ना ही कि उसकी फेवर में. नाउ लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशन. Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. तो रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं कि ए ने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए. इफ़ यू रिमेंबर, this is one of the conditions of relevancy under section 10 कि there should be reasonable ground to believe that there exists a conspiracy. The fact, अब क्या क्या फैक्ट रेलिवेंट होंगे? that B procured arms in Europe, B ने आर्म्स प्रोक्योर किए यूरोप से कॉन्स्पिरेसी के लिए. C ने कैलकटा में पैसे कलेक्ट किए फॉर लाइक ऑब्जेक्ट. डी ने लोगों को परसुएट किया कि कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन कर ले बॉम्बे में. ही पब्लिश्ड राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा. एफ ने कुछ पैसे ट्रांसमिट किए दिल्ली से काबुल जी को. जो सी ने कैलकटा में कलेक्ट किए थे वो एफ ने जी को ट्रांसमिट कर दिया जो कि काबुल में है. The content of a letter written by H ने जो लेटर लिखा था, that is giving an account of conspiracy. So all these facts are relevant. या प्रूफ करने के लिए relevant है कि conspiracy exist करती है and A's complicity in it, that A is a party to the conspiracy. Although A को पता भी नहीं है कि ये सब पर्सन्स ने क्या क्या एक्ट किए हैं, भले ए स्ट्रेंजर हो, ए किसी को जानता भी ना हो, या ये सब एक्ट तब हुए हो जब ए ने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन भी ना की हो या ए ने कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी हो. सो ऑल दीज फैक्ट्स विल बी रेलिवेंट. सो विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 10. आई होप आपको समझ आ गया है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद सेक्शन 11. थैंक यू.